हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। और ये भूगोल विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं इस समय आर्थिक भूगोल से संबंधित हैं। मैंने आप लोगों को देखिए पिछली क्लास में आर्थिक भूगोल से संबंधित 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के जो बाकी बचे हुए 30 प्रश्न हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने देखिए भूगोल की क्लासेस को लगभग 1 महीने पहले से शुरू किया है और इसमें शुरुआत में मैंने आप लोगों को भारत का भूगोल, फिर उसके बाद भौतिक भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका अध्ययन करा दिया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आर्थिक भूगोल के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं जैसे हम लोग पहले क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं। आपकी देखिए भूगोल की 2-3 क्लासेस और मैं आप लोगों को कराऊंगा। इसके बाद देखिए आपका जो भूगोल विषय का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था मेरे तरफ से कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और भी विभिन्न प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं जिसमें भूगोल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या होगा कि आपका एग्जाम में जो है बहुत अच्छा नंबर आएगा। और आप इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने संसाधन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू किया था और संसाधनों में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की क्लास में देखिए उसी संसाधनों से रिलेटेड जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनको देख लिया जाए। आज की क्लास का देखिए आज का पहला अपना प्रश्न है कि खनिज क्या है। तो इसका देखिए क्या क्या दिया है ऑप्शन। पौधों से प्राप्त पदार्थ, पृथ्वी की परतों में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ, जीवित जीवों से बने पदार्थ, केवल जल में घुले पदार्थ। तो खनिज क्या है, देखिए केवल जल में घुले पदार्थ नहीं, जीवित जीवों से बने पदार्थ नहीं, पौधों से प्राप्त पदार्थ नहीं, बल्कि पृथ्वी की परतों में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ, इन्हीं को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि खनिज वे कार्बनिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो पृथ्वी की परतों में विभिन्न रूपों में उपस्थित होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, धात्विक खनिजों का उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखिए दिया कोयला, दूसरा दिया लोहा, तीसरा दिया चूना पत्थर, चौथा दिया अभ्रक। तो धात्विक खनिजों का देखिए उदाहरण क्या है, अभ्रक नहीं, चूना पत्थर नहीं, कोयला नहीं, बल्कि क्या है, लोहा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि लोहा, तांबा, जस्ता आदि जो धात्विक खनिज हैं इनसे धातुएं प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है, यानी जिसमें धातु ना पाई जाती हो ऐसा खनिज। तो यहाँ देखिए दिया तांबा, अभ्रक, लोहा, सीसा। तो इसमें देखिए धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, तो तांबा भी धात्विक है, लोहा भी है, सीसा। तो इसमें अधात्विक क्या है, अभ्रक, माइका। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अभ्रक, चूना पत्थर, लवण यानी नमक आदि जो है अधात्विक खनिज हैं क्योंकि इनमें धातु तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, लौह अयस्क की प्रमुख किस्में हैं। पहला देखिए दिया बॉक्साइट और तांबा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, अभ्रक और चूना पत्थर, बॉक्साइट और लिग्नाइट। तो लौह अयस्क की जो प्रमुख किस्में हैं देखिए वो बॉक्साइट और लिग्नाइट नहीं है, अभ्रक और चूना पत्थर नहीं है, बॉक्साइट और तांबा नहीं है, बल्कि क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क की प्रमुख किस्में हैं जिनसे लोहा निकाला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है लोहा, दूसरा दिया एल्यूमिनियम, तीसरा दिया तांबा, चौथा दिया जस्ता। तो बॉक्साइट से जो धातु प्राप्त होती है वो देखिए जस्ता नहीं, तांबा नहीं, लोहा नहीं, बल्कि क्या होती है, एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है जिससे हल्की धातु एल्युमिनियम निकाली जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, यानी पूरे विश्व में लौह अयस्क सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है।
पहला देखिए दिया भारत, दूसरा दिया चीन, तीसरा दिया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया ब्राजील। तो विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश देखिए भारत नहीं है, चीन नहीं है, ब्राजील नहीं है, बल्कि कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वह लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। अगला प्रश्न देखिए दिया है तांबे का प्रमुख उपयोग होता है, यानी तांबा सबसे ज्यादा कहां पर उपयोग किया जाता है, किस काम में? तो पहला देखिए दिया सीमेंट निर्माण, दूसरा दिया विद्युत तारों में, तीसरा दिया खाद्य निर्माण, चौथा दिया वस्त्र उद्योग। तो तांबे का उपयोग जो प्रमुख रूप से देखिए वस्त्र उद्योग में नहीं, खाद्य निर्माण में नहीं, सीमेंट निर्माण में नहीं, बल्कि कहां पर होता है? विद्युत तारों में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि तांबा जो है विद्युत चालकता में श्रेष्ठ होने के कारण विद्युत तारों और उपकरणों में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कौन सा खनिज औद्योगिक स्वर्ण कहलाता है, यानी इंडस्ट्रियल गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पहला देखिए दिया लौह, दूसरा दिया अभ्रक, तीसरा दिया तांबा, चौथा दिया जस्ता। तो वह खनिज जो औद्योगिक स्वर्ण कहलाता है वो देखिए जस्ता नहीं है, तांबा नहीं है, लौह नहीं, बल्कि क्या है? अभ्रक। माइका को इस तरीके से बुलाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अभ्रक को औद्योगिक स्वर्ण कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यानी यूरेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पहला देखिए दिया इस्पात उद्योग, दूसरा दिया खाद्य निर्माण, तीसरा दिया परमाणु ऊर्जा उत्पादन और चौथा दिया वस्त्र उद्योग। तो यूरेनियम का उत्पादन देखिए वस्त्र उद्योग में नहीं, इस्पात उद्योग में नहीं, खाद्य निर्माण में नहीं, बल्कि परमाणु और ऊर्जा उत्पादन में होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि यूरेनियम एक रेडियोधर्मी खनिज है जिसका उपयोग परमाणु विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है खनिज संसाधनों के असमान वितरण का मुख्य कारण क्या है, यानी खनिज जो है हर जगह एक समान नहीं पाए जाते, असमान रूप में पाए जाते, इसका क्या कारण है? पहला देखिए दिया जलवायु, दूसरा दिया वनस्पति, तीसरा दिया भूगर्भीय संरचना और चौथा दिया जनसंख्या। तो खनिज संसाधनों के असमान वितरण का कारण देखिए जनसंख्या नहीं है, वनस्पति नहीं है, जलवायु नहीं, बल्कि क्या है? भूगर्भीय संरचना। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि खनिजों की उपलब्धता जो है पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना पर निर्भर करती है, इसलिए उनका वितरण जो है असमान होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है उद्योग क्या है? पहला ऑप्शन देखिए दिया कृषि संबंधी क्रियाएं, दूसरा दिया वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित क्रियाएं, सेवा प्रदान करने वाले कार्य, व्यापारिक संस्थाएं। तो उद्योग देखिए क्या है? व्यापारिक संस्थाएं नहीं, सेवा प्रदान करने वाले कार्य नहीं, कृषि संबंधित क्रियाएं नहीं, बल्कि वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित क्रियाएं। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि उद्योग वे क्रियाएं हैं जिनमें कच्चे माल को रूपांतरित करके उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है उद्योगों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पहला देखिए दिया है 2, फिर दिया है 3, फिर दिया है 4, फिर 5। तो उद्योगों को देखिए कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 3। ऑप्शन नंबर बी। किसमें बांटा गया है? प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग, द्वितीय क्षेत्र के उद्योग और तृतीय क्षेत्र के, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय 3 प्रकार के उद्योग के क्षेत्र होते हैं। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर देखिए सी हो गया है टाइप गलत से, क्या होगा? बी होगा। व्याख्या क्या है कि उद्योगों को प्राथमिक प्राइमरी, द्वितीयक सेकेंडरी और तृतीयक टर्सरी नामक 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों की रीढ़ क्यों कहा जाता है? यानी जो इस्पात उद्योग है बाकी दूसरे जो उद्योग है उसकी रीढ़ क्यों कहा जाता है, बैकबोन क्यों कहा जाता है? तो पहला देखिए दिया यह कृषि को सहारा देता है, दूसरा यह अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत सामग्री प्रदान करता है, तीसरा दिया यह सबसे प्राचीन उद्योग है, चौथा
यह केवल हथियार बनाता है। तो देखिए इस्पात उद्योग को क्यों आधुनिक उद्योगों की बैकबोन कहा जाता है? यह केवल हथियार बनाता है, नहीं, यह सबसे प्राचीन उद्योग बिल्कुल गलत। कृषि को सहारा देता है, यह नहीं, बल्कि क्या करता है, ये अन्य उद्योगों के लिए आधारभूत सामग्री प्रदान करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आधुनिक उद्योगों की रीढ़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि इस्पात उद्योग से मशीनें, वाहन, उपकरण इत्यादि बनते हैं, इसलिए यह सभी उद्योगों का आधार है। ठीक। अगला प्रश्न लिख दिया है, विश्व में सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यानी विश्व में सबसे ज्यादा स्टील का निर्माण उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो देखिए भारत, चीन, जापान, अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाला जो देश है, देखिए वो अमेरिका नहीं, जापान नहीं, भारत नहीं, बल्कि कौन सा है? चीन है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि चीन विश्व में इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वस्त्र उद्योग मुख्यतः किस प्रकार का उद्योग है? पहला देखिए दिया प्राथमिक, दूसरा दिया द्वितीयक, तृतीयक, सेवा उद्योग। तो वस्त्र उद्योग देखिए सेवा उद्योग नहीं है, तृतीयक नहीं है, प्राथमिक नहीं है, बल्कि कैसा उद्योग है? द्वितीयक उद्योग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा? वस्त्र उद्योग जो है द्वितीयक उद्योग है, क्योंकि इसमें कच्चे माल यानी कपास, ऊन को तैयार वस्त्रों में बदला जाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र अधिकतर कहां होता है? पहला देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, दूसरा दिया खनिज क्षेत्र के पास, तीसरा दिया शहरी क्षेत्रों में, चौथा दिया पर्वतीय क्षेत्र में। तो ऑटोमोबाइल उद्योग देखिए कहां पर होता है? पर्वतीय क्षेत्र में नहीं, खनिज क्षेत्र के पास नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के पास नहीं, बल्कि कहां पर होता है? शहरी क्षेत्रों के पास। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि ऑटोमोबाइल उद्योग को उच्च तकनीकी, कुशल श्रमिक और बाजार की निकटता की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह प्राय देखिए शहरी क्षेत्रों में विकसित होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किस श्रेणी में आता है? पहला देखिए दिया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, खनन उद्योग। तो सूचना प्रौद्योगिकी देखिए किस श्रेणी में आता है? तो खनन में नहीं, द्वितीयक में नहीं, प्राथमिक नहीं, बल्कि किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी जो है सेवाएं प्रदान करती है, इसलिए यह तृतीयक यानी सर्विस सेक्टर उद्योग के अंतर्गत आती है। इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया, विश्व का प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? यानी विश्व प्रसिद्ध जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन घाटी है, वो कहाँ पर है? तो पहला देखिए दिया भारत, दूसरा दिया जापान, तीसरा दिया अमेरिका, चौथा दिया चीन। तो विश्व का प्रसिद्ध जो सिलिकॉन वैली है देखिए वो भारत में नहीं, जापान में नहीं, चीन में नहीं, बल्कि कहाँ पर है? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा? सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, भारी उद्योग का उदाहरण कौन सा है? पहला दिया वस्त्र उद्योग, दूसरा दिया लौह और इस्पात उद्योग, तीसरा दिया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और चौथा दिया हस्तशिल्प उद्योग। तो भारी उद्योग का उदाहरण देखिए हस्तशिल्प उद्योग नहीं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं, वस्त्र उद्योग नहीं, बल्कि लौह और इस्पात उद्योग है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या है? भारी उद्योग वे होते हैं जिनमें भारी मशीनें, कच्चा माल और पूंजी निवेश अधिक होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, पर्यावरण पर उद्योगों का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या है? यानी पर्यावरण पर उद्योगों का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? पहला देखिए दिया वनीकरण, दूसरा दिया प्रदूषण, तीसरा दिया वर्षा में वृद्धि और चौथा दिया मृदा उर्वरता में वृद्धि। तो पर्यावरण पर उद्योगों का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है
वो देखिए क्या होता है, मृदा उर्वरता में वृद्धि नहीं होती, वर्षा में वृद्धि नहीं होती, वनीकरण नहीं होता, बल्कि प्रदूषण होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि उद्योगों से वायु, जल और मृदा प्रदूषण होता है, जो पर्यावरणीय असंतुलन का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कृषि का अर्थ है, यानी कृषि का अर्थ क्या होता है। पहला देखिए दिया केवल पशुपालन, दूसरा दिया भूमि की जुताई और फसल उत्पादन, तीसरा है उद्योगों की स्थापना, चौथा दिया व्यापारिक गतिविधियां। तो कृषि का अर्थ देखिए क्या होता है, व्यापारिक गतिविधियां नहीं, उद्योगों की स्थापना नहीं, केवल पशुपालन नहीं, बल्कि क्या है, भूमि की जुताई और फसल का उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की जुताई करके फसलों, पशुओं और अन्य जीवों से भोजन, कच्चा माल इत्यादि प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, विश्व में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा भूमि जो है कृषि कार्य के लिए कहाँ पर है। पहला देखिए दिया भारत, दूसरा दिया अमेरिका, तीसरा दिया चीन, चौथा दिया रूस। तो विश्व में सबसे अधिक जो कृषि योग्य भूमि है वो देखिए रूस में नहीं, चीन में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, अमेरिका में। यानी विश्व में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि यूएसए में है, अमेरिका में है, और दूसरे नंबर पर अपना देश भारत है। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अमेरिका के पास विश्व की सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है, जबकि भारत का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न देखिए दिया है, निर्वाह कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला देखिए दिया अधिकतम लाभ प्राप्त करना, दूसरा दिया निर्यात हेतु उत्पादन, तीसरा दिया केवल पारिवारिक उपभोग के लिए उत्पादन, और चौथा दिया उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। तो निर्वाह कृषि का देखिए मुख्य मतलब क्या है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं, निर्यात हेतु उत्पादन नहीं, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि क्या है, केवल पारिवारिक उपभोग के लिए उत्पादन। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि निर्वाह कृषि में किसान अपनी आवश्यकता भर उत्पादन करता है और बाजार में बिक्री बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत में क्या कहा जाता है, यानी स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है। तो पहला देखिए दिया झूम खेती, दूसरा दिया टेरेस खेती, तीसरा दिया मिश्रित खेती, चौथा दिया व्यावसायिक खेती। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब कि एक ऐसी कृषि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल बदल कर किया जाता है। वो देखिए व्यावसायिक खेती नहीं होती है, मिश्रित खेती नहीं, टेरेस खेती नहीं, बल्कि क्या होता है, झूम कृषि। झूम कृषि को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि झूम खेती जो है उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसमें क्या किया जाता है कि भूमि का कुछ वर्ष तक उपयोग करके उसे छोड़ दिया जाता है, यानी पेड़ पौधों को जलाकर उसमें कुछ समय के बाद छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद कृषि की जाती है, कृषि करने के बाद फिर उस स्थान को बदल के यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है अन्य स्थानों पर। तो यही कहलाती है कर्तन दहन या झूम कृषि। व्यावसायिक कृषि का उद्देश्य है, यानी व्यावसायिक कृषि का क्या उद्देश्य है। तो पहला देखिए दिया आत्मनिर्भरता, दूसरा दिया लाभ अर्जन, तीसरा दिया भूमि संरक्षण, चौथा दिया फसल विविधता। तो व्यावसायिक कृषि का उद्देश्य देखिए फसल विविधता नहीं, भूमि संरक्षण नहीं, आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि लाभ अर्जन। यानी व्यावसायिक कृषि किस लिए की जाती है, लाभ कमाने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि व्यावसायिक कृषि का उद्देश्य बाजार में बिक्री के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है, ताकि लाभ कमाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, विश्व में गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है, यानी विश्व में गेहूं का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो पहला देखिए दिया कनाडा का प्रेरित क्षेत्र, दूसरा दिया मिस्र की नील घाटी, भारत का गंगा मैदान, दक्षिण अमेरिका का इंडीज क्षेत्र। तो विश्व में देखिए गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका के इंडीज क्षेत्र नहीं, भारत का गंगा मैदान नहीं, मिस्र की नील घाटी नहीं, बल्कि कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि कनाडा के प्रेयरी मैदान गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं,
इसलिए इन्हें विश्व का गेहूं कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए चाय की खेती के लिए कौन से भौगोलिक कारक आवश्यक है, यानी चाय की खेती करने के लिए कौन सा भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल फैक्टर जरूरी होता है। तो पहला देखिए दिया शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी, दूसरा दिया ठंडी और आर्द्र जलवायु, तीसरा दिया अत्यधिक तापमान और चौथा दिया रेगिस्तानी स्थिति। तो चाय की खेती के लिए जो भौगोलिक स्थिति आवश्यक होती है वो देखिए रेगिस्तानी स्थिति नहीं, अत्यधिक तापमान नहीं, शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी नहीं, बल्कि ठंडी और आर्द्र जलवायु। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि चाय की खेती के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पर्याप्त वर्षा के साथ आर्द्र वातावरण आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश कौन है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किस देश में होता है। तो पहला देखिए दिया भारत, दूसरा दिया चीन, तीसरा दिया इंडोनेशिया, चौथा दिया बांग्लादेश। तो विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन देखिए बांग्लादेश में नहीं, इंडोनेशिया में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि कहाँ पर होता है, चीन में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि चीन विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया औद्योगिक विकास, दूसरा दिया कृषि उत्पादन में वृद्धि, तीसरा दिया पशुपालन को बढ़ावा, चौथा दिया जल संसाधन का विकास। तो देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, जल संसाधन का विकास नहीं, पशुपालन को बढ़ावा नहीं, औद्योगिक विकास नहीं, बल्कि कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि हरित क्रांति का उद्देश्य जो है उच्च उपज वाली किस्मों, सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग द्वारा उत्पादन को बढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए दिया कृषि में फसल चक्रीकरण का क्या लाभ है, यानी जो क्रॉप रोटेशन होता है उसका क्या मतलब होता है, क्या लाभ होता है। तो पहला देखिए दिया मृदा उर्वरता का ह्रास, दूसरा दिया मृदा उर्वरता में वृद्धि, तीसरा दिया भूमि की नमी में कमी, चौथा दिया कीटों की वृद्धि। तो कृषि में जो फसल चक्रीकरण होता है, क्रॉप रोटेशन होता है, उसका लाभ देखिए क्या होता है, कीटों की वृद्धि नहीं, भूमि की नमी में कमी नहीं, मृदा उर्वरता का ह्रास नहीं, बल्कि मृदा उर्वरता में वृद्धि होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि फसल चक्रीकरण से भूमि में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और मृदा की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने आर्थिक भूगोल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हों। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट किसी भी ऑप्शन में या किसी भी क्वेश्चन में नज़र आता है तो आप लोग कमेंट करिए। मैं आप लोगों के कमेंट में जो है जो भी कमी अगर देखता हूँ कि क्वेश्चन में है तो उसको सही करने का पूरा प्रयास करूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।